रहीम बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हमने साइजिंग को देखना है और साइजिंग इज द सेकंड प्रिपरेटरी प्रोसेस ऑफ द वार्प यार्न। अगर आप लोगों को मैं याद करवाता चलूँ, लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने वीविंग को इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि दो तरह के धागे हमारे पास आ जाते हैं, वार्प यार्न्स जो कि लेंथ वाइज होते हैं एंड वेब यार्न्स जो कि विड्थ वाइज होते हैं। वार्प यार्न के ऊपर कुछ प्रिपरेटरी प्रोसेस चाहिए होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस जो था वो वार्पिंग था। The objective of warping was to collect the required number of ends and the length that we need to weave the fabric. Then second thing, the process that we required on the warp yarn is sizing. Now today we will learn about sizing and what it needs and uh, why there is a need of the sizing. जो फ्लो चार्ट है हमारे पास वीविंग का, उसके अंदर यहाँ पे वार्प यार्न आपको नजर आ रहा है एंड देन वार्प यार्न के अंदर वार्पिंग हो चुका है एंड नाउ वी आर एट द स्टेप ऑफ साइजिंग। नाउ साइजिंग चाहिए क्यों होती है? सो बेसिकली साइजिंग हम इसलिए करते हैं कि वीविंग के अंदर हमें वार्प यार्न जो है वो चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग हो, वो स्मूथ हो एंड इट शुड बी इलास्टिक आर एक्सटेंसिबल टू अ सर्टेन डिग्री। उसके अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ होगी तो वो टूटेगा नहीं, स्मूथ होना चाहिए, उससे भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एंड नंबर थर्ड, उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए। जब भी फोर्स लगेगी धागे के ऊपर तो वो थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी का बिहेवियर जो है उसको शो कर सके, बल्कि ये ना उसको डक्टाइल होना चाहिए, वो ब्रिटल ना हो, ये ना हो कि वो जैसे ही फोर्स लगे और उसके ऊपर वो टूट जाए। सो साइजिंग क्या होती है? साइजिंग इज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ अ पॉलीमेरिक फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, जिसे हम साइज कहते हैं। वो वार्प शीट के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है, वार्प के धागों के ऊपर अप्लाई कर दी जाती है और इस प्रोसेस को साइजिंग कहते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर दो तीन वर्ड्स थे। पॉलीमेरिक फिल्म फॉर्मिंग एजेंट, दैट मीन्स कि एक ऐसा हमारे पास मटेरियल है जो कि धागे के ऊपर एक हल्की सी तय या लेयर बना लेता है एंड दैट लेयर इज कॉल्ड साइजिंग। इस साइज जो ये पूरा मटेरियल है, इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये है कि अगर आपने कभी पतंग उड़ाई हो और पतंग को हम किसी ज़माने में केमिकल डोर्स के इन्वेंशन से पहले हम मांझा लगाते होते थे, ठीक है। वो एक ग्लू होती थी और उसके अंदर हम ग्लास को जो है वो ब्रीक ब्रीक क्रश करके उसके अंदर वो धागे के ऊपर लगा देते थे। सो इन द सेम वे साइजिंग मटेरियल इज समथिंग लाइक अ गम, जो हम धागे के ऊपर लगा देते हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ गम। गम की सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। करेगा क्या ये प्रोटेक्टिव लेयर करेगी क्या? ये धागे को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे देगी, धागे को इलास्टिक भी कर देगी और धागे की जो मजबूती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। सो इस तरह होगा क्या? साइजिंग प्रोसेस करने से हमारे पास इन शॉर्ट होता ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ द वीविंग प्रोसेस है वो बढ़ जाती है, क्योंकि भाप जान के ब्रेकेजेस कम हो जाते हैं। अगर हम साइजिंग का प्रोसेस नहीं करें तो वो जो हमने वार्पिंग के अंदर वार्प शीट बनाई थी और उस वार्प शीट से हम धागा बनाने के लिए उसको लूम के ऊपर ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा? बार बार फोर्स लगेगी। वीविंग के अंदर जो लूम होती है, जो मशीन होती है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स धागों के ऊपर लगा रही होती है। तो जब बार बार फोर्स लग रही होगी धागों के ऊपर तो धागे टूटना शुरू कर देंगे। एंड यू नो, जैसे कि निटिंग के अंदर था कि जब भी धागा ब्रेक होता था तो हमने कहा था मशीन को रोकते हैं, कुछ स्टॉप मोशन असेंबलीज लगी होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं कि धागा टूट गया है, और उसके बाद हम उसको मेंड करते हैं जिसमें नॉटिंग होती है, और नॉटिंग के बाद हम उसको दोबारा चलाते हैं। डेट इज वाई जो फैब्रिक आप लोग देखते हैं नॉर्मली यूज करते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट्स नहीं होते या धागे मिसिंग नहीं होते। अगर हम ये धागों को नॉट नहीं लगाएंगे या उनको मेंड नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारे पास फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो लो होना शुरू हो जाएगी। फैब्रिक के अंदर जो नंबर ऑफ फॉल्ट्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो कस्टमर ने हमसे रिक्वायरमेंट दी थी हमें, उसके अकॉर्डिंगली फैब्रिक नहीं बनेगा। तो साइजिंग का प्रोसेस क्या करता है? वो हमारे पास जो बुझान ब्रेकेजेस हैं उनको कम कर देता है। जब धागा कम टूटता है तो मशीन कम रुकती है, मशीन कम रुकती है तो ज़्यादा देर चलती रहती है, और ज़्यादा देर चलने से हमारे पास जो मीटर्स ऑफ द फैब्रिक है वो ज़्यादा बन जाते हैं, हम ज़्यादा मीटर ऑफ द फैब्रिक वो बना सकते हैं। एंड मैंने आपको पहले बताया था जितने भी स्टेपल यार्न्स हैं
उन सब के अंदर स्टेपल यार्न वो जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं जिनकी एक स्टेपल लेंथ होती है। ऐसे सारे धागों के अंदर ये बाय बर्थ एबिलिटी है, क्योंकि फाइबर स्टेपल यार्न से मिलके बना हुआ है तो ये धागा टूटता है। जो वीविंग प्रोसेस है उसके अंदर फोर्सेस बहुत ज़्यादा लगती हैं और उन फोर्सेस की वजह से ये धागा टूट जाता है। नाउ अब हमारे Primary पास एक motions एनिमेशन है। needed to weave a बेसिकली इस fabric. एनिमेशन का पर्पस The यहाँ पे first इसलिए इसको motion डाला is है shedding. ताकि आपको थोड़ा सा ये Shedding आइडिया हो means जाए कि जो हम separation. लूम की बात कर In रहे the हैं और case of फोर्सेस की weaving, बात कर रहे it हैं means तो the वो एक्चुअली separation हो of the क्या रहा warp है। yarns ये with हमारे some पास forming the मशीन lower की या shed लूम की and others एनिमेशन है forming जहाँ पे the एक्चुअली upper shed. फैब्रिक बन रहा होता है। This मैं आपको इसको separation is एक्सप्लेन made कर देता possible हूँ। by the हमारे up and पास down movement of the harness frames. The अगर आप देखें तो इस साइड के ऊपर दिस इज द वीवर बीम। यहाँ से हमारे पास धागा जो है ये शीट की फॉर्म के अंदर आता है। इस क्योंकि धागा पूरे बीम के ऊपर से उतर के आ रहा है तो डेट इज वाई वी कॉल इट वार्प शीट। ये वार्प के धागों की शीट है और ये जो शीट आ रही है हमारे पास इस पे इससे पहले वार्पिंग हो चुकी है और इससे पहले इसकी साइजिंग हो चुकी है एंड देन देयर कम्स अनदर प्रोसेस जिसे हम ड्राइंग कहते हैं वो भी हो चुका है। वो हम एक एक करके देखेंगे इसके बाद। अभी आपको साइजिंग का प्रोसेस समझाने के लिए मैं इस प्रोसेस को इस लूम को पहले दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से वार्प शीट के धागे आते हैं। यहाँ पे कुछ मशीन के पार्ट्स हैं, इनके नाम हैं। ये हम आगे चल के लूम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इनके नाम बता दूंगा। ये वार्प शीट आती है और फिर हमारे पास यहाँ पे देखें तो दिस पार्ट, ये जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्रेम्स। फ्रेम के अंदर से धागे पास करते हैं एंड देन देयर इज अ पार्ट अनदर पार्ट जिसे हम कहते हैं रीड। आपने परेशान नहीं होना, ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं इनके नाम मैं आपको जब हम लूम पढ़ेंगे तो वहां पे हम बता देंगे। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि इस पॉइंट के बाद यहाँ से फैब्रिक बनना स्टार्ट हो जाता है और फैब्रिक बनने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो देयर इज अ रोलर जिसे हम क्लॉथ रोलर कहते हैं और क्लॉथ रोलर के ऊपर जो है वो धागे जो है वो बाइंड होना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, फैब्रिक जो है वो बाइंड होना शुरू हो जाता है। सो मैं अब इस एनिमेशन को प्ले करता हूँ एंड देन यू विल सी के motions ये needed हो to क्या weave a रहा है। सो fabric. अगर आप यहाँ पे The देखें first motion इस is पॉइंट के shedding. ऊपर Shedding means इस separation. पॉइंट के ऊपर In तो the ये case of weaving, it एंटी means the क्लॉकवाइज घूम रहा है। separation of दैट the मीन्स कि warp इस एंटी yarns with क्लॉकवाइज some घूमने से forming इसके the ऊपर से lower धागे shed उतरेंगे and others और यहाँ forming पे the अगर आप upper देखें shed. तो ये फ्रेम्स अप एंड This डाउन हो रहे हैं। separation इसकी is वजह made से possible by जो the up वार्प and की down शीट होती है movement वो of the दो हिस्सों harness में डिवाइड हो frames. जाती है। देन यहाँ से The अगर आप देखें second इस पॉइंट से motion तो वाइट needed धागा is इंसर्ट हो filling रहा है। insertion. वो वाइट धागा इज द वेफ्ट यार्न। Through the वेफ्ट open यार्न shed आता of है, warp फिर yarns, ये the रीड वाला filling जो yarn पार्ट is है ये उसको inserted पुश so करता है that और it यहाँ पे ये interlaces दोनों with the warp yarns to धागे produce a लंबाई के particular धागे weave और चौड़ाई design. के धागे वार्प यार्न एंड वेफ्ट Beat यार्न up is the ये third मिलके हमारे motion that पास the फैब्रिक weaving बना देते machine हैं। और अगर performs. आप यहाँ पे देखें It तो is ये done with the क्लॉकवाइज aid of a रोटेट कर रहा है reed ये as वाला it moves फैब्रिक forward, और इस beating क्लॉकवाइज the रोटेट करने filling की वजह yarn से into ये the रोलर fabric. फैब्रिक को अपने ऊपर बाइंड करता As जा रहा है। these तो दिस first इज द three होल weaving फिनोमेना motions are जहाँ पे taking हमारे पास place in लूम a के ऊपर timed फैब्रिक बन रहा sequence, होता है। the warp yarns are अच्छा, अब simultaneously इसमें let off or ये जो unwound, the मोशंस है fourth जहाँ पे motion, वार्प बीम ने as the ओपन होना produced है fabric और passes जो to a take-up हमारे पास system, क्लॉथ the fifth रोलर है motion, to उसने form a cloth roll. बाइंड करना है These फैब्रिक को। motions are दीज टू required on मोशंस all आर weaving लेट अप एंड machines, टेक अप। whether they are एक hand looms or automatic looms. जहाँ पे वीवर बीम ओपन करेगा उसे लेट अप कहते हैं, जहाँ पे क्लॉथ रोलर फैब्रिक को अपने ऊपर बाइंड करेगा तो उसे टेक अप मोशन कहते हैं। देन देयर आर थ्री मोर मोशंस जिसमें एक शेडिंग है। शेडिंग क्या होती है कि फ्रेम्स का अप एंड डाउन होना। देन देयर इज बीटा पिकिंग जिसके अंदर हमारे पास जो वाइट धागा है उसने वार्प शीट के अंदर इंसर्ट होना है। देन रीड जो है उसने उसको पुश करके आना है तो दैट मोशन इज कॉल्ड बीट अप। जब हम आगे चलेंगे तो हम लूम के ऊपर जाके इन तीनों मोशंस को अच्छे से देख लेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं इन 5 पॉइंट्स के ऊपर धागे के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है और बहुत ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से धागे टूटते हैं। सो डैट इज़ वाई हम साइजिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं ताकि वार्प के धागे जो हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएं और वो इन 5 मोशंस की वजह से जो उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं तो ऊपर धागा जो है वो ब्रेक नहीं हो। Primary
साइजिंग देन सिंपल वार ब्रेकेजेस होने हैं। करनी क्यों है, उसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट वन, वार ब्रेकेजेस, यार्न की स्ट्रेंथ लो है। अगर तो हम फिलामेंट यार्न यूज कर रहे हैं तो फिर तो साइजिंग जो है वो डिफरेंट तरह की करते हैं, वहां पे सिर्फ हम धागे की ऑयलिंग करते हैं, जो फिलामेंट यार्न होता है वो ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर हम स्टेपल यार्न यूज कर रहे हैं, स्पेशली कॉटन का धागा यूज कर रहे हैं, या हम बैम्बो यूज कर रहे हैं, या हम वूल यूज कर रहे हैं, तो ये वाले धागे जो हैं ये ब्रेक होते हैं। इन सिंपल, इन शॉर्ट, वो सारे धागे जो स्टेपल यार्न होते हैं वो ब्रेक होते हैं। सो उनकी स्ट्रेंथ लो होती है, दैट इज वाई हमें उनकी साइजिंग करनी पड़ती है, और उनकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज करते हैं ताकि वो धागे टूटे नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जो साइजिंग होती है ये सिर्फ वार्प यार्न की होती है, वेफ्ट यार्न की साइजिंग नहीं करते। वेफ्ट यार्न के ऊपर वो सारी फोर्सेस जो आपको दिखाई वो वेफ्ट के धागे के ऊपर नहीं लगती। वार्प का धागा उन सारे पॉइंट्स में से गुजर रहा होता है जो मैंने आपको मशीन के पार्ट्स दिखाए हैं, तो डेट इज वाई सबसे ज्यादा फोर्सेस जो है वो वार्प यार्न के ऊपर लग रही होती है। इसके अलावा हाई टेंशन होती है वापयान के ऊपर। वो टेंशन्स को अब हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स में। उसमें पहले ही कांस्टेंट टेंशन वो है जो मुसलसल लगती रहती, कांस्टेंट है। तो वो दो जगह पे लग रही होती है, एक लेट ऑफ के ऊपर, दूसरा टेक अप के ऊपर। दैट मीन्स लेट ऑफ वो जहाँ पे वीवर बीम ने धागों को छोड़ना है, और टेक अप वो जहाँ पे क्लॉथ रोलर ने फैब्रिक को अपने ऊपर बाइंड कर लेना। तो सो इन दोनों के दरमियान में, इन दोनों रोलर्स के दरमियान में हमारे पास धागा टेंशन के अंदर होता है। अगर टेंशन के अंदर नहीं होगा तो हम पूरा वीविंग का प्रोसेस परफॉर्म ही नहीं कर सकते। और जैसे निटिंग के अंदर बताया था कि हमें टेंशन चाहिए होती है और यूनिफॉर्म टेंशन चाहिए होती है, तो सो सेम इज द केस है, वीविंग के अंदर भी हमें यूनिफॉर्म टेंशन चाहिए होती है। द सेकेंड इज साइक्लिक टेंशन। इसके अंदर शेड ओपनिंग्स और बीट अप, जो धागों का दो हिस्सों में डिवाइड होना है, और फिर जो रीड वाला पार्ट था जिसने पुश करना है वेब के धागे को ताकि वो फैब्रिक बना सके, इन दो की वजह से बहुत ज़्यादा फोर्सेस लगती हैं, और यही फोर्सेस वो हैं जो सबसे ज़्यादा धागों को ब्रेक करने की वजह बनती हैं, स्पेशली शेड ओपनिंग वाली। सेकंड, जो थर्ड फोर्स है, डेट इज द रैंडम टेंशन। वो रैंडम टेंशन वो होती है कि कहीं पे धागा टूट गया तो आपने नॉट्स लगा दी हैं या यार्न इंटेंगलमेंट्स हो गई हैं, तो वहां पे इन तरह की, दो तरह की चीजों की वजह से जब भी वो धागा डिफरेंट पार्ट्स में से गुजरेगा तो वहां पे किसी भी वक्त रैंडम टेंशन आ सकती है। वो नॉट क्योंकि थिक हो जाएगी, वो धागा बीच में से गुजरेगा, तो वहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, या यहाँ कहीं किसी जगह के ऊपर धागे एक दूसरे के साथ इंटेंगल कर गए हैं, चिपक गए हैं, या एक दूसरे को क्रॉस कर लिया उन्होंने, तो वहां पे भी कोई ना कोई टेंशन आ सकती है। एंड लास्ट वन इज हाई फ्रिक्शन। जब भी धागे किसी मेटालिक पार्ट के ऊपर से गुजरेंगे तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रही होगी, वो रगड़ खा रहे होंगे, तो वहां पे उस वजह से भी टेंशन आएगी और धागे टूट जाएंगे। Now in this slide there is the picture of the actual loom। ये वो मशीन है जिसका नाम लूम होता है और इसके ऊपर फैब्रिक बनता है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला रोलर जो है, इसकी ये क्लॉथ रोलर है, ये फ्रंट ऑफ द लूम है, फ्रंट ऑफ द मशीन है। यहाँ पे फैब्रिक वाइंड हो रहा है, फिर हमारे पास यहाँ पे इस साइड, इस पार्ट से ऊपर से वेब का धागा इंसर्ट होता है, इसकी बैक साइड से धागे आ रहे होते हैं, दरमियान में फ्रेम्स लगे होते हैं जो उसको डिवाइड करते हैं। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द एक्चुअल लूम। दिस इज द पाथ ऑफ द yarn थ्रू लूम। ये अब बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके अंदर से धागा गुजर रहा होता है। ये यहाँ पे आपको इसलिए दिखाया है कि आपको ये पता चल जाए कि धागा किन किन पार्ट में से गुजर रहा होता है। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन पे देखें तो वीवर बीम लगा हुआ है, ये वो बीम है जिसके ऊपर बहुत सारे धागे लिपटे हुए हैं। यहाँ से इन धागों की पूरी शीट को हम उतारते हैं तो एक रोलर आता है स्टील का जिसे हम बैक रेस्ट कहते हैं। ये एक रोलर है स्टील का, इसके ऊपर से धागे टेंशन के ऊपर से गुजरते हैं। फिर हमारे पास ड्रॉपर वायर्स आ जाती हैं। ड्रॉपर वायर एक पार्ट है, मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ कि वो क्या करता है। फिर हमारे पास फ्रेम्स आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर। फ्रेम्स इस शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फिर रीड का पार्ट आ जाता है, ये वाला। ये रीड जो है वो इसे पुशअप करती है वेब के धागे को, और इसको इस पॉइंट तक छोड़ के आती है जहाँ से धागे फैब्रिक बनने में, फैब्रिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर क्लॉथ रोलर का गाइड होता है, फिर उसके बाद क्लॉथ रोलर आ जाता है जहाँ पे फैब्रिक एक्चुअली वाइंड वाइंड होना शुरू हो जाना है। तो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसके अंदर से धागा जो है वो गुजर रहा होता है, और इन सारे पार्ट्स के ऊपर फ्रिक्शन भी होगी और अब्रेजन भी होगी। अब्रेजन कहते हैं दो चीज़ों का आपस में रगड़ खाना और किसी एक चीज़ का उस रगड़ की वजह से खराब हो जाना, दैट इज कॉल्ड अब्रेजन।
सो जो मेटालिक पार्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते जितना धागे के ऊपर फोर्स लगती है, और धागा जो है वो फ्रिक्शन की वजह से अब्रेड होना शुरू हो जाता है या फ्रिक्शन की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब्रेजन को अगर आपने समझना है सबसे आसान अल्फाज में, अगर आपका कभी रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ हो या आपने रगड़ खाई हो तो वो आपकी स्किन आपकी उतर जाती है ऊपर से, तो आप अपग्रेड हो चुके हुए हैं। सो सेम इज द केस हियर, वो अगर आपने कपड़े भी पहने हो, जीन्स पहनी हो या कुछ और, तो वो भी अगर सड़क के साथ रगड़ खाएगा तो वो जीन्स के अंदर सुराख हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अपग्रेड होना या अब्रेजन हो गई है। तो सिमिलरली धागा भी जब मुसलसल गुजरता रहता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसके भी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। सो दीज आर दी मेजर अब्रेजन पॉइंट्स। इसके अंदर ये बैक, यहाँ पे अगर देखें तो दिस इज द रोलर जिसे हम बैक रेस्ट रोलर कहते हैं। फिर दीज आर दी वायर्स जिसे हम ड्रॉपर वायर्स कहते हैं। ये जितने धागे होते हैं उतनी ड्रॉपर वायर्स होती हैं। इसका क्या फंक्शन होता है ये आगे चल के बताऊंगा। फिर यहाँ पे हेडल आइज हैं, ये फ्रेम्स के अंदर कुछ वायर्स लगी होती हैं, उनमें से धागे पास होते हैं। फिर रीड की वायर्स होती हैं, इसके अंदर से धागे पास होते हैं। तो बहुत सारे मशीन के पार्ट्स हैं जिनके अंदर से धागा पास हो रहा होता है और इनके ऊपर फोर्स लग रही होती है, और धागे का जो है वो इन पॉइंट्स के ऊपर जाके वो अब्रेड हो सकता है और वो अब्रेजन होगी और फिर वो टूट जाएगा। सो दैट इज वाई हम की वजह से इन चीज़ों की वजह से हम उसके ऊपर साइजिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई। अच्छा, अब साइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि धागे की हेरीनेस को रिड्यूस करना। आपको पता है स्पिनिंग के अंदर हम जब धागा बनाते हैं तो स्टेपल फाइबर्स के अंदर जो स्टेपल यार्न्स होते हैं उसके अंदर धागे के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट फाइबर्स नज़र आते हैं। सो साइजिंग का एक काम ये होता है कि हम उस हेरीनेस को या उन शॉर्ट फाइबर्स को रिड्यूस कर लें। अब वो रिड्यूस कैसे करना है और वो क्या उसका उसमें आपको मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कि वो हेरीनेस को रिड्यूस कैसे करते हैं। नंबर टू, टू इंक्रीज द abrasion resistance of the yarn against other yarns and various machine elements। सेकंड काम जो प्रोसेस है उसके अंदर होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि हम धागे की अब्रेजन रेजिस्टेंस को बहुत इंक्रीज कर दें ताकि वो दूसरे धागों के साथ रगड़ खा के या मशीन एलिमेंट्स के साथ रगड़ खा के जो है वो खराब ना हो। अब्रेजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो धागे की अब्रेजन है उसको कम कर रहे हैं। धागे की अब्रेजन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उसकी अब्रेजन कम हो जाएगी। द थर्ड वन इज हम फ्लफ एंड फ्लाई को रिड्यूस कर लेते हैं। डेट मीन्स अगेन के शॉर्ट फाइबर जो धागे की सरफेस के अंदर से बाहर आ जाते हैं, हम उनको साइज मटेरियल लगा के उसकी अमाउंट और उसकी क्वांटिटी को भी कम कर लेते हैं। द नेक्स्ट इज हम स्ट्रेंथ ऑफ द यार्न जो है उसको 10 to 20% इंक्रीज कर लेते हैं साइज मटेरियल लगाने के बाद। दैट मीन्स कि जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी हमारे पास साइजिंग से पहले, साइज मटेरियल लगने के बाद वो 10 to 20% इंक्रीज हो जाती है। एंड द ओवरऑल अल्टीमेट गोल ऑफ डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी, ऑल दिस एक्सरसाइजेस, कि हम वार्प यार्न के ब्रेकेजेस को ड्यूरिंग वीविंग कम से कम कर लें ताकि हमारा जो भाग का धागा है वो कम से कम टूटे और मशीन ज़्यादा से ज़्यादा देर चले और विदाउट एनी स्टॉपेजेस, और जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास हाई हो जाए। अच्छा, अब जो फर्स्ट फर्स्ट थिंग थी जिसके अंदर हमने कहा था कि हम यार्न की हेरीनेस को रिड्यूस करते हैं, तो अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट पिक्चर जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अनसाइज यार्न के अंदर, अब देखें कि यार्न के ऊपर जो स्टेपल यार्न्स होंगे उनके ऊपर हेरीनेस तो होनी ही होनी है, क्योंकि धागे का आपको बताया था कि दो एंड्स होते हैं। एक एंड धागे के स्टार्टिंग एंड धागे की बॉडी का हिस्सा होगा, या जो लास्ट एंड है वो बॉडी का हिस्सा होगा, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसकी बॉडी जो है फाइबर की वो धागे के अंदर चली गई है और उसके दोनों एंड्स बाहर आ गए, जो कि बहुत कम केसेस में होता है। तो धागे के ऊपर ये शॉर्ट फाइबर्स तो लाजमी नजर आएंगे। सो हमारा काम ये होता है कि हम अगर लास्ट पिक्चर पे देखें तो गुड साइजिंग लिखा हुआ है, हम इन शॉर्ट फाइबर्स को जो कि रैंडम डायरेक्शंस के अंदर होते हैं हम इनको धागे की बॉडी के साथ लगा देते हैं, और इस तरह हमारे पास धागे का जो मेन एरिया है, सरफेस एरिया, वो इंक्रीज हो जाता है और धागे जी शॉर्ट फाइबर्स धागे की बॉडी के साथ लग के उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। सो दिस इज द होल आइडिया कि साइजिंग कैसे करते हैं। अब अच्छा, अब इन शॉर्ट फाइबर्स को धागे की बॉडी के साथ कैसे लगाते हैं, ये हम विद द हेल्प ऑफ दैट पॉलीमेरिक मटेरियल, जो फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है जो हम एक्स्ट्रा मटेरियल लगाएंगे उसकी मदद से लगाते हैं। इम्प्रॉपर साइजिंग में अगर आप देखें तो हमारे पास साइजिंग हम गलत भी कर सकते हैं। साइजिंग बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द वीविंग प्रोसेस। जो साइजिंग है ये पूरी वीविंग का जो है ये दिल है।
और अगर साइजिंग गलत हो जाती है तो पूरे का पूरा फैब्रिक जो है वो गलत बनेगा, आगे के जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। तो साइजिंग जो है ये बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसको बहुत मेहनत से और ठीक तरीके से हमें करना पड़ता है। सो इम्प्रॉपर साइजिंग के अंदर आप देखें तो हमने शार्ट फाइबर्स जो हैं ये आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में कर दी हैं, यान की बॉडी की के साथ लगाने की बजाय ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दी हैं। तो उससे क्या होगा, उससे सारे धागे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और चिपकने की वजह से जो धागे हैं वो आगे हम उसको वीविंग के अंदर मशीन के अंदर यूज नहीं कर सकेंगे। दिस इज द पिक्चर ऑफ द एक्चुअल यान, ये माइक्रोस्कोप की मदद से ली गई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अनसाइज यान के अंदर ये जो शॉर्ट फाइबर्स थे ये डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर हैं, लेकिन साइजिंग लगने के बाद वो सारे के सारे यान की बॉडी का एक हिस्सा बन गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यान की थिकनेस जो है वो भी इंक्रीज हो गई है, और थिकनेस इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब साइज इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, और डेट मीन्स कि जो हम साइजिंग पूरी की पूरी करते हैं वो कैसे करते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं हम उनको डाल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो सबसे लास्ट पे लिखा हुआ है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट और सल्यूट का कंसेप्ट आपको पता होगा। सॉल्वेंट वो चीज़ जो ज़्यादा होती है और जिसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो हम डिसॉल्व कर सकते हैं। सो पानी को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, और फिर इसके अंदर हम डिफरेंट मटेरियल्स डालते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन इंग्रेडिएंट है वो है एडहेसिव सब्सटेंस। एडहेसिव वो जो चिपकने वाले हों, जो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। सो इसका मेन फंक्शन क्या होता है एडहेसिव सब्सटेंसेस का, टू कंसोलिडेट फाइबर्स, गिव स्मूथनेस बॉडी एंड स्टेबिलिटी टू द yarn। ये फाइबर्स को कंसोलिडेट कर देते हैं, डेट मीन्स कि वो जो शॉर्ट फाइबर्स डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर घूम रहे थे उनको बॉडी का हिस्सा बना देते हैं। इसके अलावा जब ये बॉडी के साथ लग जाएंगे तो यान की सरफेस स्मूथ हो जाएगी, रफनेस जो है वो कम से कम हो जाती है, क्योंकि ये एक तो शॉर्ट फाइबर्स पे हो जाते हैं, दूसरा जो एडहेसिव मटेरियल है वो गैप्स को फिल अप कर देता है, तो यान की जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और दूसरा, यान को स्टेबिलिटी मिल जाती है, यान ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वो टूटता नहीं है। फिर इसके साथ हम कुछ ऐसे मटेरियल्स भी डालते हैं जिनको डाल भी सकते हैं और जिनको नहीं भी डालते। दैट डिपेंड्स अपॉन दी कि हम किस तरह का फाइबर, किस तरह का यान यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, हमने आगे किस तरह का फैब्रिक बनाना है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसमें अच्छा, बिफोर दैट एडहेसिव सब्सटेंस के अंदर ये होता क्या है। सो बेसिकली एडहेसिव सब्सटेंस जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास स्टार्च है। और स्टार्च का आप लोगों को पता होगा, जैसे ब्रेड होती है हमारे पास, ये डॉन की ब्रेड है या डिफरेंट ब्रेड्स हैं। तो इन ब्रेड्स को जो है वो क्रश कर लेते हैं, या इनसे जो रॉ मटेरियल हमारे पास है बच जाता है, वेस्ट मटेरियल इनका बच जाता है, तो उनको हम रीयूज करके तो धागे की सरफेस के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मैन मेड जो एडहेसिव सब्सटेंसेज हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें पीवीए, पॉलीविनाइल अल्कोहल, वो सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है स्टार्च के बाद। उसके बाद हम बात कर रहे थे सॉफ्टनिंग सब्सटेंसेस की। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम धागे को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो एडहेसिव सब्सटेंस इसके ऊपर लगाते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि धागा थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और जैसे ये ड्राई होता है ये एडहेसिव मटेरियल, तो धागे के ऊपर ये पाउडर बन के ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम सॉफ्टनिंग सब्सटेंस डाल देते हैं, तो उसकी वजह से ये जो एडहेसिव मटेरियल है ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ये पाउडर बन के उसके ऊपर से नहीं उतरता और ये उसकी बॉडी का हिस्सा ही बना रहता है। इसके अलावा हम एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस डाल सकते हैं ताकि उसके ऊपर कोई फंगस और डिफरेंट चीज़ें ना हो। आपको पता है, क्योंकि जैसे ब्रेड ज़्यादा दिन पड़ी रहे तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है, तो क्योंकि स्टार्च जो है वो भी सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो अगर हम उसके अंदर ज़्यादा दिनों के लिए हमें उसे स्टोर करना है धागे को, तो उसके ऊपर भी जो है वो फंगस आ जाती है, तो हम एंटीसेप्टिक सब्सटेंसेस डाल देते हैं। फिर कुछ मॉइस्चनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, इसका काम ये होता है कि धागे को ह्यूमिड कंडीशन के अंदर रखे, दैट मीन्स कि थोड़ी सी नमी रखे, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उसका मेंटेन रखे। फिर कुछ वेटनिंग सब्सटेंसेस डालते हैं, उनका काम क्या होता है कि धागे को थोड़ा सा वेट और बल्क दे दें, ताकि वो बहुत, ये स्पेशली वेटिंग सब्सटेंसेस तब यूज़ करते हैं जब हमने बहुत ही फाइन काउंट का धागा यूज़ किया। सो these आर द साइज इंग्रेडिएंट्स। इसको अच्छा, अब इनको करते क्या हैं, पानी को गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक, उसके बाद एडहेसिव, सॉफ्टनिंग, एंटीसेप्टिक, मॉइस्चनिंग एंड वेटिंग सब्सटेंसेस को उसके अंदर डाल देते हैं और उसको कुक करते हैं काफ़ी देर तक। ठीक है, 2 to 3 आवर्स के लिए हम उसको कुक करते हैं। कुक करने के बाद वो एक स्लरी टाइप बन जाता है। उसके बाद हम उसको पाइप्स की मदद से, एक मशीन है उस तक लेके आते हैं जिसे हम साइज
और ये साइजिंग मशीन है। सो अगर आप यहाँ पे इस मशीन को देखें तो यहाँ पे हम वो वार्पर बीम लगा देते हैं, वो वाले बीम जिनकी हमने वार्पिंग की थी, उन बीम्स को ला के फिर यहाँ पे हमारे पास साइज बॉक्स होता है। उस साइज बॉक्स के अंदर ये साइज मटेरियल जिसे हमने अलग से कुक किया, ये देखें ये ऊपर से पाइप्स आ रहे हैं। इन पाइप्स की मदद से हम उस साइज बॉक्स के अंदर उस मटेरियल को डाल देते हैं, धागे उसके अंदर इंटर होते हैं, डिप होके बाहर निकलते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ये ड्राइंग सिलेंडर्स होते हैं, इनके अंदर हमने स्टीम की मदद से हीट प्रोवाइड की होती है, धागा इन सिलेंडर के ऊपर से गुजरता है। ये जो मटेरियल होता है जिसे हम साइज मटेरियल कह रहे हैं, ये ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के बाद हम यहाँ पे ला के इसको वीवर बीम के ऊपर अ, इस वार्प शीट को जो है वो हम बाइंड कर लेते हैं। सो दिस इज द होल साइजिंग मशीन। इन दी एंड बच्चे, यू हैव टू वॉच दिस वीडियोस। 2 वीडियोस हैं, लिंक्स दिए हुए हैं इनके। तो आपने वीडियो 1 के अंदर जो है वो मशीन दिखाई हुई है, और वीडियो 2 के अंदर जो है वो साइजिंग का प्रोसेस दिखाया हुआ है, बेसिकली कि वो धागे डिप कैसे होते हैं और फिर धागों के ऊपर कोटिंग कैसे होती है। सो आपने ये दोनों जो है वो वीडियोस जो हैं वो देख लेनी है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।